हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचकेटी केमिस्ट्री क्लासेस। आई एम प्रिंस और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10 का साइंस चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है धातु एवं अधातु। और आज ये हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है जिसमें हम पढ़ेंगे धातु के निष्कर्षण का सिद्धांत। अब हम देखते हैं धातु की, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग धातु के साथ अधातु के साथ बहुत सारी अभिक्रियाओं के बारे में देखा। धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, इसके बारे में भी देखा। धातुओं में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन होता है, मध्यम में अभिक्रियाशील कौन होता है, सबसे कम अभिक्रियाशील कौन होता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चाएं कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम धातु को प्राप्त करते हैं, अर्थात कैसे हम धातु को किसी पदार्थ से अलग करते हैं। जैसे जो बहुत सारे धातुएं जो होती हैं वो शुद्ध अवस्था में अपनी मुक्त अवस्था में नहीं मिलती हैं, वो किसी न किसी रूप में मिलती हैं। तो उस रूप से धातु को कैसे प्राप्त करते हैं, यही प्रक्रिया कहलाती है निष्कर्षण। अब हम इसी टॉपिक के बारे में देखेंगे कि धातु को कैसे उसके दूसरे पदार्थ से, अर्थात जिसको अयस्क बोलते हैं, कैसे प्राप्त किया जाता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं धातु के निष्कर्षण का सिद्धांत। और चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें कौन कौन से टर्म्स आएंगे पहले उनके बारे में हम देख लेते हैं, फिर निष्कर्षण का सिद्धांत पे हम चलते हैं। तो सबसे पहले टर्म आएगा हमारा खनिज। सबसे पहला पॉइंट आएगा खनिज। खनिज क्या होता है? खनिज क्या होता है? खनिज जो पृथ्वी के अंदर से, जमीन के अंदर से खोदकर जो भी पदार्थ निकाला जाता है वो खनिज कहलाता है। जैसे तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब क्या है? ये सब खनिज है। तो ऐसे ही धातुओं के खनिज भी निकाले जाते हैं जमीन के अंदर से, उनको बोला जाता है खनिज। अब देखते हैं खनिज क्या होगा। पृथ्वी के भूपर्पटी से, पृथ्वी के भूपर्पटी से, भूपर्पटी से प्राकृतिक रूप से प्राप्त, प्राकृतिक रूप से प्राप्त तत्वों या यौगिकों को, तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं, खनिज कहते हैं। अब देखिए, ये तो हो गई रटने रटाने वाली बात। अब हम देखते हैं कैसे हम प्राप्त करते हैं खनिजों को। तो खनिजों को प्राप्त किया जाता है खुदाई के समय मिलेगा। जैसे खुदाई के समय बहुत सारे पदार्थ मिलते हैं जिसमें तत्व भी, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो मुक्त अवस्था में मिल जाते हैं। जैसे सोना हो गया, ये सोना जो होता है ये मुक्त अवस्था में मिलता है, मतलब सोना जैसे अभी हम देखते हैं ये इसी रूप में मिलता ही है। लेकिन कुछ तत्व ऐसे मिलते हैं जो दिखता है पर उस रूप में मिलता नहीं है। जैसे लोहा हो गया, लोहा लोहे के रूप में नहीं मिलता है, वो हीमेटाइट के रूप में मिलता है, अर्थात लोहे के ऑक्साइड के रूप में मिलता है। वैसे बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो अपने जिस अवस्था में अभी दिखे जाते हैं उस अवस्था में नहीं मिलते हैं, बल्कि अपने दूसरे अवस्था में मिलते हैं, और उसी अवस्था को बोलते हैं हम खनिज। अब देखिए, जो खनिज होता है अब ये दो प्रकार का हो सकता है। या तो एक सिंपल खनिज होगा या तो एक जटिल खनिज होगा। सिंपल खनिज का मतलब जिससे धातु को प्राप्त करना आसान भी हो और सस्ता भी हो। और एक खनिज ऐसा हो सकता है जिससे धातु को प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल हो, कठिन हो, और बहुत ही एक्सपेंसिव हो, महंगा लगे हमें। तो एक उस प्रकार का भी खनिज हो सकता है, और एक ऐसा भी खनिज हो सकता है जिससे धातु को प्राप्त करना बहुत ही आसान होगा। अब देखते हैं उसके बारे में। अब दूसरा टॉपिक है हमारा अयस्क। अयस्क, अयस्क क्या होता है? अयस्क एक खनिज होता है। अयस्क क्या होता है? अयस्क खनिज होता है जिससे धातु को प्राप्त करना आसान होता है तथा सस्ता होता है। तो लिखेंगे हम अयस्क, यह एक, यह एक खनिज होता है, यह एक खनिज होता है जिससे, जिससे धातु को प्राप्त करना, धातु को प्राप्त करना, प्राप्त करना आसान होता है। क्या बोल सकते हैं हम?
आसान तथा सस्ता होता है, आसान तथा सस्ता होता है। उसको क्या बोलेंगे हम? उसे अयस्क कहते हैं, उसे अयस्क कहते हैं। सिंपल सी बात है एकदम, अयस्क कहते हैं। ये हो गया अयस्क की परिभाषा। अब अयस्क क्या, वो एक खनिज है। जैसे खनिज क्या होता है, जमीन को खोदकर जो भी पदार्थ मिलते हैं हमें, एक्सपेंसिव पदार्थ, महंगे पदार्थ, उनको खनिज बोलते हैं। अब ये खनिज दो प्रकार के हो सकते हैं। एक ऐसा खनिज जिससे धातु को प्राप्त करना थोड़ा कठिन होगा और महंगा भी लगेगा, लेकिन कुछ ऐसे खनिज भी मिलते हैं जिनसे धातु का निष्कर्षण करना बहुत ही आसान होता है और सस्ता होता है। उस खनिज को हम क्या बोलते हैं? उस खनिज को बोलते हैं हम अयस्क। क्लियर होगी इतनी बात? अब देखते हैं जैसे लोहा को किससे प्राप्त किया जाता है, कुछ देख लेते हैं एग्जांपल्स, फिर उसके बाद चलते हैं आगे। अब देखते हैं एग्जांपल्स। अब एग्जांपल क्या होगा, जैसे हो गया लोहा, आयरन। अब ये लोहा का फॉर्मूला जो होता है Fe होता है, पर ये लोहा Fe के रूप में नहीं मिलता है, अपने ओरिजिनल रूप में नहीं मिलता है, बल्कि अपने अयस्क के रूप में मिलता है, और वो होता है हीमेटाइट। हीमेटाइट, इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। तो ये मिलता है हीमेटाइट के रूप में। वैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम होता है, ये एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम के रूप में ना मिलके बल्कि ये बॉक्साइट के रूप में प्राप्त होता है। बॉक्साइट के रूप में, ये बॉक्साइट क्या है? ये बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3.2H2O। ये होता है बॉक्साइट का फॉर्मूला, और ये हो गया हीमेटाइट का फॉर्मूला Fe2O3। अब देखते हैं आगे हम, ये हो गए कुछ एग्जांपल्स। अब देखिए, जब हम खुदाई करके कुछ भी तत्व या यौगिक निकालते हैं तो वही शुद्ध अवस्था में नहीं मिलता है, बल्कि उससे उसके साथ कुछ अशुद्धियां भी मिलती हैं, और उन अशुद्धियों को बोला जाता है गैंग। तो खनिज के साथ प्राप्त अशुद्धियों को क्या बोला जाता है? गैंग बोला जाता है। तो अगला हेडिंग लगाएंगे हम गैंग। अगला हेडिंग रहेगा हमारा गैंग। अब देखते हैं गैंग क्या होगा। तो गैंग होता है अयस्कों के साथ प्राप्त, अयस्कों के साथ प्राप्त, अयस्कों के साथ प्राप्त अशुद्धियों को, अशुद्धियों को क्या बोलते हैं हम? अशुद्धियों को बोलते हैं गैंग। अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। ये हो गया गैंग। अब जाहिर सी बात है, जब किसी चीज को खोदकर निकालेंगे तो उसके साथ बालू आएगा, कंकड़ आएगा, सिल्ट आएगा, मिट्टी आएगी, बहुत सारे ऐसे अशुद्धियां आएंगी। अब इन अशुद्धियों को ही क्या बोला जाता है? गैंग बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे काम का कोई चीज है नहीं। मिट्टी से हमको क्या लेना देना, बालू कंकड़ से हमको क्या लेना देना, कुछ लेना देना नहीं है, धातु से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए इनको गैंग बोल देंगे, अशुद्धियां बोल देंगे। जैसे एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, ये बालू हो गया, कंकड़ हो गए, कंकड़ हो गए, मिट्टी हो गया, मिट्टी हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब हो जाएंगे अशुद्धियां। ये सब क्या हो जाएंगे? अशुद्धियां। सबसे पहले हम लोगों ने देखा खनिज क्या होता है? खनिज वो होता है जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त किए जाते हैं जमीन से। दूसरी बात, अयस्क क्या होता है? अब जो खनिज होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक ऐसा खनिज हो सकता है जिससे धातु को प्राप्त करना महंगा भी हो सकता है और कठिन भी हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे खनिज भी होते हैं जिनसे धातु को प्राप्त करना आसान तथा सस्ता होता है, और ऐसे खनिजों को ही बोला जाता है अयस्क। जैसे लोहे का अयस्क हमने देखा हीमेटाइट हो गया, एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट हो गया। तो अयस्क वो होता है जिनमें धातु धातु के रूप में नहीं बल्कि अपने अयस्क के रूप में मिलते हैं, उनको बोलते हैं हम अयस्क, उनको बोलते हैं हम खनिज।
क्लियर हो गई इतनी बात। फिर हम लोगों ने देखा जब खुदाई के समय कुछ पदार्थ हमको मिलते हैं तो उनके साथ बहुत सारे अशुद्धियां भी मिलती हैं, जैसे मिट्टी हो गया, बालू हो गया, कंकड़ हो गया, एक्सेट्रा। ये सब जितने भी अशुद्धियां हैं इन सबको क्या बोलते हैं हम? इन सबको बोलते हैं हम गैंग। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखते हैं हम अगले पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा धातु कर्म। धातु कर्म को हम बोल सकते हैं निष्कर्षण भी बोल सकते हैं, निष्कर्षण। निष्कर्षण का सिंपल सा हम परिभाषा ये भी समझ सकते हैं। निष्कर्षण का मतलब होता है प्राप्त करना, प्राप्त करना। निष्कर्षण का मतलब क्या होता है? तो निष्कर्षण का मतलब होता है प्राप्त करना। अब किसका निष्कर्षण हम लोग कर रहे हैं? तो धातु का निष्कर्षण कर रहे हैं, अर्थात धातु को प्राप्त करने की प्रक्रिया। अयस्क से धातु को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? धातु कर्म कहलाती है, या धातु का निष्कर्षण कहलाता है। क्लियर हो गया इतनी बात। अब देखते हैं आगे, हम इसको लिख लेते हैं। अयस्क से, अयस्क से धातु को किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, किसी भी भौतिक या रासायनिक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करना, प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है धातु कर्म, धातु कर्म, या बोल सकते हैं हम धातु का निष्कर्षण, धातु का निष्कर्षण। क्लियर हो कितनी बात? इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको हम करते हैं इरेज, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। चलिए अब इसको इरेज करते हैं हम। अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए इरेज करते हैं हम इसको। और आगे हम देखते हैं अयस्क का सांद्रण का मतलब क्या होता है। आगे हम देखेंगे अयस्कों का सांद्रण। अगला पॉइंट है हमारा अयस्क का सांद्रण। अब देखिए जैसे खनिज के साथ बहुत सारी अशुद्धियां भी मिलती हैं, उन अशुद्धियों को हटाना तो जरूरी होता है ना। अयस्कों से या खनिजों से उन अशुद्धियों को हटाना, उन अशुद्धियों को हटाना ये क्या कहलाता है? कहलाता है अयस्क का सांद्रण। तो अगला पॉइंट लगाएंगे हम अयस्क का सांद्रण। अयस्कों का सांद्रण। अभी इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब सिंपल है, खनिजों से या अयस्कों से, खनिजों से या अयस्कों से गैंग को या अशुद्धियों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अयस्क का सांद्रण कहलाता है। देख लीजिए अयस्कों से अशुद्धियों को, अयस्कों से अशुद्धियों को हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अयस्क का सांद्रण कहलाता है। अयस्कों का सांद्रण कहलाता है, अयस्कों का सांद्रण कहलाता है। वो भी सिंपल सी बात। अब जाहिर सी बात है जो हमारा काम का चीज नहीं होगा उसको निकाल ही देंगे। जब निकाल देंगे तो वही तो सांद्रण कहलाता है। जैसे हमारे काम का चीज है अयस्क या खनिज काम का चीज है, तो उनके साथ जो भी अशुद्धियां मिलेगी, गैंग मिलेंगे, बालू कंकड़ मिट्टी, उन सबको हटाना ही बेहतर होगा। इसलिए उन सबको हटा दिया जाता है पहले, धातु प्राप्त करने से पहले। उसी को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कहलाती है अयस्कों का सांद्रण। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए अब आगे देखते हैं हम अगला पॉइंट।
धातु के निष्कर्षण की प्रमुख विधियां। धातु के निष्कर्षण की विधियां। कौन कौन से विधि लगाकर हम धातु को प्राप्त कर सकते हैं? अब देखिए, धातु को अयस्क से धातु तक लाने में जितने भी प्रोसेस किया जाता है उसी को बोलते हैं धातु कर्म या बोलते हैं धातु का निष्कर्षण। अब हम उसी के विधि के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार के धातु को किस विधि द्वारा हम धातु प्राप्त कर सकते हैं अयस्क से। चलिए, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है सक्रियता श्रेणी के बारे में। उस सक्रियता श्रेणी को हम लिख लेते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये हो गया। फिर हो गया जिंक, Fe, Pb, Cu, Hg, Ag, Au। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। चलिए, सही हो गया। अब देखिए, इसमें हाइड्रोजन को नहीं लिए क्योंकि हाइड्रोजन धातु नहीं है, इसीलिए उसको नहीं लिए। हमको करना है धातु का निष्कर्षण, इसलिए धातु हाइड्रोजन को हम यहाँ से हटा दिए हैं। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारे तत्व लिए हैं। अब ये क्या बताता है, ये सीरीज क्या बताती है? ये बताती है कि जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो तत्वों की अभिक्रियाशीलता बढ़ती है। इसका मतलब क्या हुआ? जो टॉप पे होगा, सबसे ऊपर होगा, उसकी अभिक्रियाशीलता ज्यादा होगी और जो सबसे नीचे होगा इसकी अभिक्रिया सबसे कम होगी। यहाँ पे देखिए, अभिक्रियाशीलता के आधार पे इन तत्वों को 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में बांटेंगे। अभिक्रियाशीलता के आधार पे इन तत्वों को बांटा जाएगा 3 भाग में। पहला पोटेशियम से लेकर एल्यूमिनियम तक, दूसरा बांटा जाएगा जिंक से लेकर कॉपर तक, और तीसरा बांटा जाएगा मरकरी से लेकर सोना तक। क्लियर हो गई इतनी बात? अब इसमें जो 3 समूह बनाए हैं, पहला ऊपर वाला, फिर मध्यम वाला, फिर निम्न वाला, ये जो सबसे ऊपर होता है इनकी अभिक्रिया उच्च होती है, इनको बोलेंगे उच्च अभिक्रियाशील धातु। उच्च अभिक्रियाशील धातु, इनको क्या बोलेंगे हम? उच्च अभिक्रियाशील धातु कहें। क्लियर है इतनी बात? फिर जो मध्यम वाले में है इनको बोलते हैं मध्यम अभिक्रियाशील धातु। मध्यम अभिक्रियाशील धातु, तो ये हो गया मध्यम अभिक्रियाशील धातु। और जो सबसे नीचे हैं इनको बोलते हैं हम निम्न अभिक्रियाशील धातु। निम्न अभिक्रियाशील धातु, निम्न अभिक्रियाशील धातु बोलते हैं। पहले इतनी बात क्लियर कर लीजिए आप। सबसे ऊपर वाले को बोलेंगे उच्च अभिक्रियाशील धातु, बीच वाले को बोलेंगे मध्यम अभिक्रियाशील धातु, और सबसे नीचे वाले को बोलेंगे निम्न अभिक्रियाशील धातु। क्लियर हो गई इतनी बात? अब आगे देखिए, अब जो उच्च अभिक्रियाशील धातु हैं, ये जो होते हैं ये सामान्यतः ये अपने ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होते हैं। मतलब ऑक्साइड अयस्क के रूप में मिलते हैं। ऑक्साइड अयस्क के रूप में मिलते हैं, और कुछ कुछ अपने कार्बोनेट अयस्क के रूप में भी मिलते हैं। सारे नहीं मिलते हैं, केवल कुछ ही मिलते हैं जो अपने कार्बोनेट अयस्क के रूप में मिलते हैं। जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु है ये सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलते हैं। सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलते हैं या कार्बोनेट अयस्क के रूप में मिलते हैं। कार्बोनेट अयस्क के रूप में मिलते हैं। वैसे जो सबसे नीचे वाले होते हैं ये या तो ऑक्साइड अयस्क के रूप में मिलेंगे,
ऑक्साइड अयस्क के रूप में मिलेंगे, या ये मिलेंगे सल्फाइड अयस्क के रूप में, सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलेंगे। आप पहले इतनी बात क्लियर कर लीजिए। पहली बात क्या है, जो उच्च अभिक्रियाशील धातु हैं ये या तो ऑक्साइड अयस्क के रूप में मिलेंगे, या तो ये कार्बोनेट अयस्क के रूप में मिलेंगे। ये बहुत कम मिलता है, लेकिन देखेंगे सामान्यतः बहुत अधिक मात्रा में ऑक्साइड अयस्क के ही रूप में मिलता है। वैसे जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु होते हैं ये या तो सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलेंगे, या तो कार्बोनेट अयस्क के रूप में मिलेंगे। वैसे ही जो निम्न अभिक्रियाशील धातु होते हैं ये अपने ऑक्साइड अयस्क और सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए अब आगे हम देखते हैं कि वो विधि कौन सी है, वो कौन सी विधि है जिनको इनसे प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे उच्च अभिक्रियाशील धातु को कैसे प्राप्त किया जाता है। अब उच्च अभिक्रियाशील धातु है तो ये एक बात याद रखिएगा, उच्च अभिक्रियाशील धातु को विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा? विद्युत अपघटन अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वियोजन अभिक्रिया जो होती है तीन प्रकार की होती है, उष्मीय वियोजन या उष्मीय अपघटन बोल सकते हैं, तापीय वियोजन या तापीय अपघटन, और तीसरा होता है विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन। तो तीन प्रकार की अपघटन अभिक्रिया होती थी, वियोजन अभिक्रिया होती थी। वहां पे ये वाला हम विधि को यूज करेंगे, विद्युत अपघटन। क्लियर हो गया इतनी बात? अब यहाँ पे देखिए जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु होती हैं इनको कराया जाता है अपचयन अभिक्रिया। किसके साथ? कार्बन के साथ। तो इनको हम कराएंगे कार्बन के साथ अपचयित, कार्बन के साथ अपचयित कराएंगे, मतलब अपचयन अभिक्रिया होगी कार्बन के साथ। और सबसे नीचे वाले को, ये जो होते हैं ये बहुत ही लोकल टाइप के होते हैं, इनको ज्यादा प्रोसेस करना नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे विद्युत अपघटन कराना पड़ रहा था, वियोजन अभिक्रिया, यहाँ पे अपचयन अभिक्रिया कराना पड़ता है। यहाँ पे उतना तामझाम नहीं करना है, यहाँ पे केवल गर्म कर देंगे ना, तो गर्म करने मात्र से ही यहाँ से प्राप्त हो जाते हैं धातु। इतनी इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है अयस्कों में वो बहुत ही लूज होती है, जिनको केवल गर्म करने मात्र से वो अपने धातु के रूप में टूट जाते हैं। तो सिंपल सा तीन विधि हमको याद रखना है। पहले में जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं उनको विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त करेंगे, जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु हैं इनको कार्बन के साथ अपचयित करेंगे, और जो निम्न अभिक्रियाशील धातु हैं इनको केवल गर्म करने मात्र से ये धातुओं में टूट जाते हैं। क्लियर हो गया इतनी बात? अब देखते हैं हम मोस्ट इंपोर्टेंट। अब वो क्या है? तो वो ये है जिसको आपको नोट करके याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो ये है कि ऑक्साइड अयस्क से, ऑक्साइड अयस्क से धातु को प्राप्त करना, धातु को प्राप्त करना बेहद आसान होता है, बेहद आसान होता है, आसान होता है। ये आप याद कर सकते हैं और करना ही पड़ेगा। अगर ये याद रहा तो आप कैसा भी आएगा निष्कर्षण करने के लिए वो हम चुटकियों में कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए क्या लिखे हैं, ऑक्साइड अयस्क से धातु को प्राप्त करना आसान होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्साइड अयस्क के रूप में मिलता है, अर्थात यहाँ से हम डायरेक्ट विद्युत अपघटन कराएंगे और उच्च अभिक्रियाशील वाले धातु मिलके तैयार हो जाएंगे। लेकिन 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 कार्बोनेट अयस्क आ गया, कार्बोनेट अयस्क से कैसे हम प्राप्त करेंगे? इसके बारे में तो कोई जानकारी है ही नहीं, क्योंकि कार्बोनेट है, कार्बोनेट से प्राप्त करना आसान होता है, कठिन होती है तो हमको नहीं पता है। लेकिन हमको ये पता है कि ऑक्साइड अयस्क से धातु को प्राप्त करना आसान होता है। तो हम क्या करेंगे, कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड अयस्क के रूप में बदलने का कोशिश करेंगे। क्लियर हो गया इतनी बात? चाहे जैसा भी हो अयस्क, उसको बदलना है हमको ऑक्साइड अयस्क के रूप में। ये बात अपने दिमाग में बैठा ली। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए मध्यम वाले में सल्फाइड अयस्क भी है, कार्बोनेट अयस्क भी है। इनको भी किस में बदलेंगे हम? सबसे पहले ऑक्साइड अयस्क में बदलेंगे, फिर उसके बाद उससे धातु का निष्कर्षण किया जाएगा।
सेम प्रोसेस नीचे भी है, ऑक्साइड अयस्क में है तब तो ठीक है, लेकिन सल्फाइड अयस्क में है मतलब इसको भी बदलना पड़ेगा ऑक्साइड अयस्क में। अब देखिए कैसे बदलते हैं। हमारे पास दो तरह के हैं, एक कार्बोनेट अयस्क का या एक सल्फाइड अयस्क का, या उन दोनों को हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट, सल्फाइड सल्फाइड अयस्क को सल्फाइड अयस्क को किस में बदलेंगे हम? सल्फाइड अयस्क को हम बदलेंगे ऑक्साइड अयस्क में। सल्फाइड अयस्क को किस में बदलेंगे हम? ऑक्साइड अयस्क में बदलेंगे। तो सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड अयस्क में जो बदलने की विधि होती है उसको बोलते हैं हम भर्जन विधि। उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम भर्जन विधि। भर्जन विधि। तो भर्जन विधि द्वारा भी हम सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड अयस्क के रूप में बदल सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर देंगे, गर्म कर देंगे और वो ऑक्साइड अयस्क में बदल के तैयार हो जाएगा। ठीक उसी तरह देखेंगे अब हम, यदि हमारे पास मान लीजिए कार्बोनेट अयस्क है, कार्बोनेट अयस्क है, तो कार्बोनेट अयस्क को भी गर्म ही करते हैं। जब गर्म करेंगे तो वो भी अपने ऑक्साइड अयस्क में टूट जाएगा, ऑक्साइड अयस्क में टूट जाएगा। और इस विधि को बोलते हैं हम निस्तापन विधि। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं निस्तापन विधि या निस्तापन प्रक्रम। निस्तापन प्रक्रम। तो ये बात आप याद रखिएगा। अब हम चलते हैं कुछ अयस्क का नाम देखते हैं और उनका हम सांद्रण करते हैं कि कैसे उनका सांद्रण किया जाएगा। फिर उसके बाद हम देख लेंगे एक रिकैप ग्राफ बना के। क्लियर है इतनी बात? चलिए नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। पेश कर देते हैं। अब चलते हैं हम कुछ धातु और उनके अयस्क का नाम लिख लेते हैं, फिर उनके बाद करेंगे निष्कर्षण। यहाँ पे लिखते हैं हम धातु और यहाँ पे लिखते हैं अयस्क। अयस्क पहला है धातु हमारा लोहा। लोहा। अब लोहा का प्रतीक क्या होता है? Fe होता है। अब ये लोहा किस अयस्क के रूप में मिलता है, अब उसके बारे में हम देखते हैं। तो ये जो लोहा होता है ये मिलता है हीमेटाइट के रूप में। किस रूप में मिलता है? हीमेटाइट के रूप में मिलता है, अर्थात Fe2O3 के रूप में मिलता है। ये जो लोहा है ये मैग्नेटाइट के रूप में मिलता है। किस रूप में मिलता है? ये मिलता है मैग्नेटाइट के रूप में। मैग्नेटाइट के रूप में। मैग्नेटाइट बोले तो Fe2O3 डॉट 2H2O। Fe2O3 डॉट FeO। FeO यहाँ पे FeO कर दीजिए, ये दिया है FeO। ये इस रूप में मिलता है। फिर ये मिलता है आयरन। ये मिलता है आयरन पायराइड्स के रूप में। ये मिलता है आयरन पायराइड्स के रूप में। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका होता है FeS। इसका होता है FeS2। क्लियर हो गया इतनी बात? अब देखिए जो लोहा का अयस्क होता है ये होता है हीमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइड्स। ठीक, चलिए अब देखते हैं दूसरा। दूसरा देखते हैं हम एल्यूमिनियम। दूसरा है एल्यूमिनियम।
एल्यूमिनियम का प्रतीक होता है Al। ये किससे मिलता है? तो ये मिलता है बॉक्साइट। इसका कौन सा होता है? वो होता है बॉक्साइट। फॉर्मूला Al2O3.2H2O। क्या हो गया? फिर अगला देखते हैं हम कैल्शियम। तीसरा देखते हैं हम कैल्शियम। कैल्शियम भी उच्च अभिक्रियाशील धातु है। इसका प्रतीक होता है Ca। और ये मिलता है किस रूप में? तो ये मिलता है जिप्सम के रूप में। जिप्सम दूसरे चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। फिर अगला मिलता है ये लाइमस्टोन के रूप में। किस रूप में मिलता है? तो ये मिलता है लाइम स्टोन के रूप में, संगमरमर के रूप में लाइम स्टोन। इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ये कौन सा अयस्क है? तो ये है कार्बोनेट अयस्क और ये है सल्फेट अयस्क। क्लियर है इतनी बात? फिर ये मिलता है फ्लोरस्पार। ये मिलता है फ्लोरस्पार CaF2 के रूप में। फ्लोरस्पार के रूप में मिलता है। फ्लोर स्पार के रूप में मिलता है। इसका फॉर्मूला होता है CaF2 CaS2। ये इसके रूप में भी मिलता है। फिर अगला देखते हैं जिंक। अगला धातु है हमारा जिंक। अब जिंक धातु किस रूप में मिलता है? तो ये मिलता है जिंक ब्लेड के रूप में। किस रूप में मिलता है? तो ये मिलता है जिंक ब्लेंड के रूप में। फॉर्मूला क्या होता है? ZnS। फिर ये मिलता है, नहीं दिया है, एक और होता है ZnCO3। ZnCO3 इसका नाम याद नहीं आ रहा है, शायद देख लीजिएगा आप इसका नाम। फिर उसके बाद आगे आगे देखते हैं। ये जिंक कार्बोनेट के रूप में भी मिलता है। अब इसका जो नाम होता है वो याद आ नहीं रहा है, लिखे भी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा। इसका दो होते हैं। फिर अगला देखते हैं कॉपर। कॉपर कॉपर जो होता है ये कॉपर पायराइट के रूप में मिलता है। किस रूप में मिलता है? ये मिलता है कॉपर पायराइट के रूप में। कॉपर पायराइट। इसका फॉर्मूला होता है CuFeS2। तो ये कॉपर पायराइट के रूप में भी मिलता है। और और ये मिलता है मैलेकाइट। मैलेकाइट के रूप में मिलता है। मैलेकाइट के रूप में मिलता है। इसको लिख लेते हैं बगल में, मैलेकाइट। मैलेकाइट इसका फॉर्मूला क्या होता है? CO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस। CuOH का होल ट्वाइस इस रूप में भी मिलता है। तो ये हो गया कॉपर का आयस्क, कॉपर पायराइट और मैलेकाइट। क्लियर है? और एक लास्ट है, उसको भी देख लेते हैं। लास्ट क्या, बहुत सारे लेकिन सारा तो हम कवर कर नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं। जैसे हो गया लेड। लेड तो लेड को दिखाते हैं पीवी से। और ये लेड मिलता है गैलेना के रूप में। गैलेना के रूप में। गैलेना क्या होता है? फॉर्मूला PbS। गैलेना के रूप में मिलता है। तो ये हो गया कुछ धातु और उनके हो गए अयस्क के नाम। जैसे लोहा, लोहे का अयस्क क्या होता है? हिमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन, पायराइट। फिर वैसे एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है? बॉक्साइट। कैल्शियम का अयस्क जिप्सम भी होता है, लाइमस्टोन होता है, फ्लोरिस्पार होता है। फिर वैसे ही जिंक का जिंक ब्लेड होता है। और यहाँ पे इसका नाम देख लीजिएगा, याद आ नहीं रहा है, लेकिन ये जिंक कार्बोनेट के रूप में भी मिलता है। फिर अगला है कॉपर। कॉपर मिलता है कॉपर पायराइड के रूप में और मैलेकाइट के रूप में। वैसे ही सेम लेड जो होता है वो मिलता है गैलेना के रूप में, अर्थात PbS के रूप में, सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलता है। चलिए क्लियर हो गया इतनी बार? इसको नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद करते हैं एक एक करके सबका स्थानांतरण करते हैं। सबका करेंगे नहीं, केवल कुछ का ही करेंगे, बाकी सब तो हम कर ही लेंगे। रिस्क करें अब। चलिए आगे चेक करते हैं अब हम।
चलिए, बज रही है रात के 12, हम आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए, रंग लाएगी बहुत जल्द अगले बोर्ड के पेपर में, इसी बोर्ड के पेपर में, अगले साल के पेपर में। चलिए कोई बात नहीं, अगला देखते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं हम किसका करें, किसका करें, आयरन का करें, आयरन का कर देते हैं। आयरन का, आयरन का निष्कर्षण, आयरन का निष्कर्षण। आयरन तो मध्यम वाला हो गया ना, सबसे पहले उच्च अभिक्रियाशील वाले धातु का करते हैं। जैसे हो गया कौन, कौन था, एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सांद्र। अब देखिए जो एल्यूमिनियम है ये उच्च अभिक्रियाशील धातु है। एल्यूमिनियम क्या है, ये उच्च अभिक्रियाशील धातु। ये हो गया उच्च अभिक्रियाशील धातु। और उच्च अभिक्रियाशील धातु को, उच्च अभिक्रियाशील धातु को किस विधि द्वारा हम करते थे, वो करते थे हम विद्युत अपघटन विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा, विद्युत अपघटन विधि द्वारा। इसमें क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करके उसको तोड़ देते हैं। हम भी सिंपल यही करेंगे, पहला हीमेटाइट ले लेते हैं। हीमेटाइट, हीमेटाइट, हीमेटाइट का फॉर्मूला Fe2O3। इसमें क्या करेंगे, विद्युत अपघटन कराएंगे, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। अपघटन अभिक्रिया पढ़े, जब एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे दो या दो से अधिक उत्पाद देता है, इस अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ पे अपघटन विद्युत धारा के द्वारा हो रहा है, इसलिए बोलेंगे विद्युत अपघटन। ये टूटेगा Fe+O2, टूट गया, आयरन हमको मिल गया, आयरन मिल गया, आयरन, आयरन मिल गया। इस विधि को बोलते हैं हम विद्युत अपघटन विधि। और यहां से डायरेक्ट हमको मिल जाता है धातु। ये हो गया उच्च अभिक्रियाशील धातु। अब दूसरा देख, सॉरी सॉरी सॉरी, एल्यूमिनियम का कर रहे हैं ना, एल्यूमिनियम में ये कहां से आ गया, बॉक्साइट होता है इसका, पेश कीजिए। आयरन का हीमेटाइट होता है मध्यम वाले में, उसको देखेंगे इसके जस्ट बाद। हम यहाँ पे देख रहे हैं किसका, एल्यूमिनियम का। और एल्यूमिनियम का क्या होता है, Al2O3.2H2O। यहाँ पे क्या करेंगे, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, Al मिलेगा प्लस मिलेगा H2O, क्या मिलेगा, H2O। यहाँ से एल्यूमिनियम को मिलके तैयार हो गया, एल्यूमिनियम धातु मिलके हमको तैयार हो गया। इस विधि को बोलते हैं विद्युत अपघटन। किसका किए हैं, उच्च अभिक्रियाशील धातु अर्थात एल्यूमिनियम का। अब करते हैं मध्यम वाले का, सेकंड नंबर में करते हैं मध्यम वाले का। मध्यम अभिक्रियाशील, मध्यम अभिक्रियाशील धातु का निष्कर्षण, अभिक्रियाशील धातु का निष्कर्षण, धातु का निष्कर्षण। आप देखिए इसमें मध्यम अभिक्रियाशील धातु का निष्कर्षण, मध्यम धातु की अभिक्रियाशील धातु का निष्कर्षण कैसे करेंगे। जैसे हम ले लिए जिंक, हमको करना है जिंक का निष्कर्षण, जिंक धातु का निष्कर्षण करना है। तो हमको पता है जो जिंक होता है वो सल्फाइड अयस्क के भी रूप में मिलता है, वो कार्बोनेट अयस्क के भी रूप में मिलता है, चलिए उसको देखते हैं। अब हम सबसे पहले करते हैं सल्फाइड अयस्क से अर्थात जिंक ब्लेड से, ZnS से धातु का निष्कर्षण। अब हम आपको बताए हैं कि ऑक्साइड अयस्क से धातु का निष्कर्षण आसान होता है। तो सबसे पहले हम जो भी अयस्क दिया रहेगा उसको ऑक्साइड में चेंज करेंगे, कर लीजिए ऑक्साइड में। तो ऑक्साइड में चेंज करने के लिए कराएंगे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया और करेंगे गर्म, बहुत ही उच्च ताप पे गर्म करेंगे। ये टूटे के बनाएगा जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। क्या यहाँ से ऑक्साइड अयस्क बना, बन गया। तो यहाँ से लिखेंगे ZnO, ये सेकेंड स्टेप में होगा। क्या करेंगे, कार्बन के साथ अपचयन कराएंगे, क्योंकि इस विधि में क्या किया जाता है, कार्बन के साथ अपचयन कराया जाता है, कार्बन के साथ अपचयन कराया जाता है।
हम भी करा दें अब चयन, क्या बनेगा जिंक, और ऑक्सीजन हटेगा, ऑक्सीजन का हटना ही क्या कहलाता है अपचयन। तो यहाँ से ऑक्सीजन हट के कार्बन में जुड़ जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, और यहाँ से जिंक धातु बन के तैयार हो गया। एस मतलब सॉलिड, ठोस मिलता है, धातु ठोस होते ही है, तो यहाँ से जिंक कैसा मिलेगा, ठोस मिलेगा। क्लियर हो गया इतनी बात। ये हो गया सल्फाइड अयस्क से धातु का निष्कर्षण। सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड अयस्क में बदलने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, फटाक से बोलिए, क्या कहलाती है सर, भर्जन। क्या कहलाती है, भर्जन। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए और करते हैं इसका हम कार्बोनेट अयस्क से निष्कर्षण। कार्बोनेट अयस्क से कर लेते हैं, यहाँ पे कर ले, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। कार्बोनेट अयस्क मतलब ZnCO3। अब देखिए यहाँ से जब जिंक धातु का निष्कर्षण करेंगे, लेकिन ये तो कार्बोनेट अयस्क है, हमको पता है ऑक्साइड अयस्क से प्राप्त करना आसान होता है। इसको भी चेंज करेंगे हम ऑक्साइड अयस्क में। क्या करेंगे, सिंपल सा, इसको भी करेंगे गर्म। क्या करेंगे, गर्म। जैसे ही इसको गर्म करेंगे ये टूट जाएगा जिंक ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। क्या यहाँ से मिला जिंक ऑक्साइड, फिर यहाँ से जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन के साथ कराएंगे, बनाएगा जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ से भी बन के तैयार हो गया हमारा ठोस के रूप में जिंक धातु। अब देखिए कार्बोनेट अयस्क से ऑक्साइड अयस्क में जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये कहलाती है निस्तापन। हाँ सर समझ में आया, आ गया। चलिए सल्फाइड अयस्क से ऑक्साइड अयस्क में जाने की प्रक्रिया भर्जन, और कार्बोनेट से ऑक्साइड में जाने की प्रक्रिया निस्तापन। क्लियर हो गया इतनी बात। तो ये हो गया मध्यम अभिक्रियाशील धातु का निष्कर्षण। अब करते हैं हम निम्न अभिक्रियाशील धातु का निष्कर्षण। यूज करें, चलिए नोट कीजिए 1 2 3। अब करते हैं मध्यम अभिक्रियाशील धातु का निष्कर्षण। मध्यम वाला हो गया, निम्न वाला करते हैं। निम्न अभिक्रियाशील धातु का निष्कर्षण। जैसे हम ले लिए HgO, क्या ले लिए, HgO ऑक्साइड है, इसके सिंपल सी बात है, इसको गर्म कर देंगे। गर्म करने मात्र से टूट जाता है Hg में और O2 में, टूट गया। यहाँ से मरकरी मिलकर तैयार हो गया। मरकरी जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है ना, ठोस में, द्रव रूप में होता है। तो यहाँ से मरकरी मिलके हमको तैयार हो गया। सिंपल सी बात है, ये बहुत ही कम अभिक्रियाशील होते हैं, डायरेक्ट गर्म करेंगे टूट जाएगा, गर्म करने मात्र से ही ये टूट जाते हैं। अब मान लीजिए अगर ये रहा Ag2S के रूप में, तब क्या करेंगे, ये है अर्जेंटाइट। ये क्या है, अर्जेंटाइट। अब अर्जेंटाइट जो होता है वो सिल्वर का अयस्क होता है, तो अर्जेंटाइट से प्राप्त करना है हमको। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये सल्फाइड अयस्क है ना, तो सबसे पहले इस सल्फाइड अयस्क को बदलेंगे ऑक्साइड अयस्क में, ये बनाएगा Ag2O+SO2। सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड अयस्क में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है भर्जन। क्या कहलाती है, भर्जन। हो गया, सिंपल सी बात। अब यहाँ से जो बन के तैयार हुआ हमारा ऑक्साइड अयस्क Ag2O, अब ये क्या करेंगे, कार्बन के साथ गर्म कर देंगे। गर्म करने मात्र से ये टूट जाता है Ag+O2 में, टूट गया, बन नहीं गया। तो ये जो बनने की प्रक्रिया है, ये कहलाता है निम्न अभिक्रियाशील धातु का निष्कर्षण कर्म करने की विधि द्वारा। क्लियर हो गई इतनी बात। अब फटाक से जितना भी पढ़े सबका शॉर्टकट में रिकैप कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, फिर अपने क्लास को करते हैं द एंड। ओके चलिए नोट कीजिए। चलिए अब सबसे पहले हम क्या करते थे, धातु के निष्कर्षण में सबसे पहले हम क्या करते थे, लेते थे अयस्क। अयस्क क्या होता था, वो खनिज जिससे धातु को प्राप्त करना आसान होता है, वो कहलाता है अयस्क। तो अब सबसे पहले हम लिए थे अयस्क।
अब ये जो अयस्क होता है, इस अयस्क को जमीन से खोदकर निकाला जाता है, अर्थात इनके साथ बहुत सारी अशुद्धियां भी मिलती हैं। अब उन अशुद्धियों को हटाने की प्रक्रिया कहलाता है अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण, तो हम भी वही करेंगे, अयस्क का करेंगे सांद्रण। जब अयस्क का सांद्रण करेंगे तो हमको मिलेगा सांद्रित अयस्क। जो भी मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम सांद्रित अयस्क। क्लियर हो गई इतनी बात। अब इस सांद्रित अयस्क में 3 प्रकार के धातु हो सकते हैं। एक होगा अधिक अभिक्रियाशील धातु, दूसरा होगा मध्यम अभिक्रियाशील धातु और तीसरा होगा निम्न अभिक्रियाशील धातु। इसको भी हम डिवाइड कर देते हैं। मान लेते हैं जो सांद्रित अयस्क है इसमें मिला हमको अधिक अभिक्रियाशील धातु, अर्थात उच्च अभिक्रियाशील धातु। फिर मान लेते हैं हमको मिला मध्यम अभिक्रियाशील धातु, मध्यम अभिक्रियाशील धातु। और मान लेते हैं फिर हमको मिला निम्न अभिक्रियाशील धातु, निम्न अभिक्रियाशील धातु। अब इस सांद्रित अयस्क में कुछ भी हो सकता है ना। अब उस कुछ भी में से अधिक अभिक्रियाशील हो सकता है, मध्यम अभिक्रियाशील हो सकता है और निम्न अभिक्रियाशील भी हो सकता है। अब देखिए सिंपल सी बात, हमको पता है अधिक अभिक्रियाशील धातु होगा उसको हम विद्युत अपघटन विधि द्वारा धातु प्राप्त कर सकते हैं। विद्युत अपघटन विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं धातु को। तो धातु को प्राप्त करना आसान है, यहाँ से विद्युत अपघटन करा देंगे और यहाँ से धातु हमको मिल जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें जो होता है ये दो अयस्क के रूप मिलता है। एक मिलता है सल्फाइड अयस्क के रूप में, सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलता है, और दूसरा कार्बोनेट अयस्क के भी रूप में मिलता है, कार्बोनेट अयस्क के भी रूप में मिलता है। लेकिन न तो हम सल्फाइड अयस्क से प्राप्त करेंगे न तो कार्बोनेट अयस्क से प्राप्त करेंगे, दोनों को कन्वर्ट करेंगे हम ऑक्साइड अयस्क में। कर दीजिए यहां से किस रूप में प्राप्त करेंगे हम, ऑक्साइड अयस्क के रूप में बदलेंगे, ऑक्साइड अयस्क। अब देखिए सल्फाइड से ऑक्साइड अयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये कहलाती है भर्जन। क्या कहलाता है, भर्जन। लेकिन कार्बोनेट अयस्क से ऑक्साइड अयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये कहलाता है निष्तापन, निष्तापन, निष्तापन। फिर यहां से क्या करेंगे, कार्बन द्वारा अपचयन कराएंगे, कार्बन के साथ अपचयन। जब कार्बन के साथ कराएंगे अपचयन तो क्या मिलेगा, तब मिलेगा हमें धातु। मिल गया धातु। अब इस धातु का जब शुद्धिकरण करेंगे तब हमको मिल जाएगा शुद्ध धातु, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा शुद्ध धातु ही मिलेगा। अब अशुद्ध धातु भी मिल सकता है, उसमें कुछ और अशुद्धियां भी हो सकती हैं जिनको गालक के द्वारा अलग किया जा सकता है। अब उस धातु को जब हम शुद्धिकरण करेंगे, उस धातु का जब हम शुद्धिकरण करेंगे तब हमको मिल के आएगा शुद्ध धातु। क्लियर हो गया। ये हो गया मध्यम अभिक्रियाशील धातु का निष्कर्ष। वैसे ही इसमें क्या होगा, ये तो ऑक्साइड में भी मिलता है और सल्फाइड में मिलता है, ऑक्साइड अयस्क के रूप में मिलता है और सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलता है। ऑक्साइड मिलेगा तो सिंपल सी बात है, गर्म करेंगे, जैसे इसको गर्म करेंगे हम, गर्म करने के बाद यहाँ से धातु मिलके हमको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले इसको ऑक्साइड अयस्क में बदलना पड़ेगा, ऑक्साइड अयस्क में बदलना पड़ेगा। और ऑक्साइड अयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, भर्जन। अब यहाँ से मिलके आ जाएगा हमको धातु, ऑक्साइड में बदल जाएगा, गर्म कर देंगे और हमको धातु मिलकर तैयार हो जाएगा। ये हो गई हमारा छोटा सा रिकैप बोर्ड। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए, इसमें आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। और आज की क्लास को हम यहीं पे करते हैं द एंड।